स्टूडेंट्स, तो आज हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 12 क्लास 12 का चैप्टर 7। उसके मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए और अब ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। इसमें हमारा आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी तक 4 पॉइंट तक डिस्कस किया था और आज का 5th टॉपिक है हमारा धार्मिक केंद्र। अब धार्मिक केंद्र में भी सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो लिखा हुआ हमारा राजधानी का चयन। धार्मिक केंद्र में क्या करेंगे हम लोग, एक टॉपिक है हमारा राजधानी का चयन 5.1। तो राजधानी का चयन कैसे गया, तो आपको राजधानी याद है विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर राजधानी, तो उसका चयन। अब उसका चयन सबसे पहले तुंगभद्रा नदी, बार बार यही वाली नदी आ रही है, तुंगभद्रा नदी, उसके तट से लगे शहर है एक शहर, उसके सिर्फ चट्टानी उत्तरी भाग को समझेंगे हम। तुंगभद्रा नदी का एक शहर है, उस शहर का चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो देखेंगे मान्यताओं के अनुसार 2 मान्यताएं वहां पर। क्या मान्यता है कि ये जो चट्टाना है शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की जो चट्टान है, वो एक तो मान्यता यह है कि सुग्रीव और बाली इन्हीं चट्टानों में कहीं रहते थे और इनको संरक्षण प्रदान करती थी ये उत्तरी भाग की चट्टान है। दूसरी मान्यता है कि मातृ देवी पंपा देवी ने, क्या नाम है इनका, मातृ देवी पंपा देवी ने विरूपाक्ष, मातृ देवी पंपा देवी ने विरूपाक्ष, विरूपाक्ष एक देवता का नाम है और विरूपाक्ष मंदिर भी है। तो विरूपाक्ष कौन है, शिव देवता, शिव का एक रूप माने जाते हैं। विरूपाक्ष किसका रूप माने जाते हैं, शिव का। तो दूसरी मान्यता यह है कि मातृ देवी पंपा देवी ने विरूपाक्ष जो एक देवता है शिव का रूप माने जाते हैं, उनके लिए तप किया था, उनके लिए विवाह करने के लिए उनसे तप किया था। और इसीलिए आज तक भी वहां पर जब आप विरूपाक्ष मंदिर जाएंगे, अब भी वहां विरूपाक्ष मंदिर में हर साल उनकी जो धूमधाम से वो जो विवाह है वो हर साल हर वर्ष धूमधाम से विवाह आयोजित किया जाता है, वहां पर मनाया जाता है। अब अगर हम विजयनगर साम्राज्य की पहाड़ियों की बात करें तो वहां से कुछ जैन मंदिरों के भी मिले, यानी जैन मंदिर भी बने हुए थे, जैन मंदिरों से भी संबंध है। तो कई सारी धार्मिक मान्यताएं हैं इसको लेकर, धार्मिक केंद्र को लेकर राजधानी के चयन को। अब हम चलेंगे इस क्षेत्र में मंदिरों के निर्माण का एक लंबा इतिहास है। मतलब मंदिर अभी से नहीं बनते, ये विरूपाक्ष मंदिर और तुम्हारा पंपा देवी, ये मंदिरों का निर्माण लंबा इतिहास मतलब काफी समय से इस तुंगभद्रा नदी के शहरी चट्टान उत्तरी भाग में काफी लंबे समय से मंदिरों का निर्माण होता है। जैसे पल्लवों ने कराया, चालुक्यों ने, होयसालों ने, चोलों ने, जितने भी वो शासक रहे हैं, चाहे पल्लव हो, चालुक्य हो, चोल हो, होयसाल हो, सभी ने इस जगहों पर मंदिरों का निर्माण करवाया है। अब ये मंदिर के जो केंद्र है, मंदिर किस किस चीज का केंद्र होता था, तो मंदिर केवल धार्मिक केंद्र नहीं होता था पूजा पाठ के लिए, मंदिर शिक्षा के भी केंद्र होते थे, जहां पे जो ब्राह्मण वगैरह के उपदेश वगैरह हैं, उनके जो इन्होंने लिखे ग्रंथ वगैरह, उनके बारे में शिक्षा प्राप्त दी जाती थी वहां पर शिक्षा। और एक धार्मिक केंद्र तो मतलब पूजा पाठ हो गया। दूसरा मंदिर व्यापारिक केंद्र भी होते थे। व्यापारिक मतलब मंदिरों में बाजार, अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मंदिरों से निकलती एक बड़ी सड़क होती थी जिसके दोनों तरफ बाजार होते थे। तो मंदिर व्यापारिक केंद्र मतलब व्यापार भी होता था, वहां पर सभी तरीके का सामान बेचा जाता था, जैसे आपको बताया गया पीछे वाली वीडियो में कि मंदिर व्यापारिक केंद्र भी थे, शिक्षा के केंद्र तो थे ही, धार्मिक पूजा स्थल, व्यापारिक केंद्र, सामाजिक मतलब जो भी मान्यताएं थी उनके लिए मंदिर प्रसिद्ध थे। अब ये मंदिर जिस हिसाब से देखे जाते तो इनकी निर्माण, मरम्मत और रखरखाव अपनी संपत्ति कौन खर्च करता था, शासक। मंदिरों के निर्माण पर, उसके रखरखाव पर शासक अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा इन पर खर्च करता था। अब विजयनगर के चयन का क्या कारण, तो विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिर के अस्तित्व से प्रेरित था। तो विजयनगर ही क्यों राजधानी होगी, विजयनगर शहर को ही क्यों चुना गया कि भाई विजयनगर को ही हम विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बनाएंगे, तो उसके पीछे 2 बातें हैं। एक तो मातृ देवी पंपा देवी और विरूपाक्ष मंदिर, इन्हीं से उन्होंने अस्तित्व में प्रेरित था, इन्हीं से वो होकर कि भाई हमें यहाँ पर मंदिरों का इतिहास है, पहले से यहाँ मंदिर निर्माण होते हैं, इसलिए इन्होंने इसको विजयनगर को राजधानी के रूप में चुन लिया। अब विजयनगर की जो विरूपाक्ष को शासन करते थे, विजयनगर के शासन, वो अपने आप को विरूपाक्ष मंदिर से जोड़ते थे। विरूपाक्ष देवता का भी नाम है, कहते थे, खुद को जोड़ते थे कि विरूपाक्ष जो देवता, उन्हीं से हमने शासन की अनुमति ली, मतलब खुद वो अपने आप को विरूपाक्ष
के फॉलोअर्स टाइप बताते कि विरूपाक्ष भगवान जो हैं उन्हीं की अनुमति से शासन करते हैं, इसलिए वहां पर कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द का अंकित होता। तो जो भी राज के आदेश दिया जाता था, जो भी राजा का आदेश होता था लिखकर भेजा जाता था, तो उस पर लिखा कन्नड़ लिपि में, कौन सी लिपि में, कन्नड़ लिपि, कन्नड़ लिपि में वो लोग उस पर लिख के भेजते थे श्री विरूपाक्ष, श्री विरूपाक्ष, क्या लिखकर भेजते थे, श्री विरूपाक्ष। अब मैं आपको एक और वर्ड बताऊंगा जिसका यहां पे लिखा हुआ है कि हिंदू सूरत राणा, सुल्तान और राजा, हिंदू सूरत राणा, सुल्तान और राजा। अब हिंदू सूरत राणा, सुल्तान, राजा तीनों सेम ही है, तो ये लोग खुद को हिंदू सूरत राणा कहते थे, मतलब सुल्तान, सुल्तान मतलब राजा, राजा मतलब शासक, तो तीनों वर्डों का एक ही मतलब है। अब विजयनगर के स्थान का चयन आपको बताया विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिरों से, और जो भी वहां पर राजा कुछ भी जो लिखकर भेजता था या कोई भी आदेश संकेत देता था तो वो लिखकर जाते थे, कन्नड़ लिपि उस पर लिखा होता था श्री विरूपाक्ष। अब विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को भी अपनाया, जो पहले से एक तो पूर्वकालिक परंपरा यही है मंदिरों का निर्माण, इसको भी अपनाया, उनमें नवीनता लाई। पूर्वकालिक परंपराएं तो अपनाई पर उनमें बदलाव करके कुछ नया, जैसे अगर हम इसी मंदिर को लें, विरूपाक्ष मंदिर को, तो ये काफी पुराना बहुत समय से बन रहा है, लेकिन उन्होंने इस मंदिर की परंपरा को अपनाकर इस मंदिर को काफी विशाल बनाया। अब मैं आपको इसमें 5.2 गोपुरम और मंडप, गोपुरम और मंडप में आपको समझाऊंगा। तो यहां देखूंगा दो चीजें हैं, एक तो है राय गोपुरम और एक राजकीय प्रवेश द्वार। ये राय गोपुरम और राजकीय प्रवेश द्वार इतने ऊंचे होते थे कि इनके सामने मंदिरों की दीवारें भी बौनी लगती थी। तो रायपुरम, क्या लिखा है, राय गोपुरम और राजकीय प्रवेश द्वार, ये प्रवेश द्वार कितने ऊंचे होते थे कि जो देवालय केंद्रीय मंदिरों की भी मीनारें हैं वो भी इनके सामने बौनी लगती थी। अब ये समझ शासकों की ताकत भी दिलाती कि इतनी ऊंची ऊंची दीवारें होने का क्या मतलब है कि शासक कितने ताकतवर थे और वो इतनी आवश्यक साधन, ऐसी तकनीक, कौशल जुटाने में सक्षम थे। तो इतनी ऊंचे ऊंचे राज के प्रवेश द्वार बनाना, राय गोपुरम बनाना जिनके सामने मंदिर और इनके देवालयों की दीवारें बौनी पड़ जाए, तो इससे यह साबित होता है कि ये राजा काफी शक्तिशाली थे, इनके पास साधन उपलब्ध थे, तकनीक थी, जटिल कौशल जुटाने में भी ये सक्षम थे। अब मंडप लंबे स्तंभों वाले गलियारे जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवालयों के चारों ओर बने थे। अब हम दो मंदिरों के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे, इनका सूक्ष्म से। दो मंदिर है हमारे, एक विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर। कौन कौन से दो मंदिर है, तो मैं आपको पहले विरूपाक्ष मंदिर का पढ़ देता हूं कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। मैंने जैसा कि बताया विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था, लेकिन जो सबसे पहले विरूपाक्ष मंदिर बना था वो 9वीं और 10वीं। अब कई शताब्दियों का मतलब क्या है कि ये बहुत लंबे टाइम में बना, नहीं, सबसे पहले 9वीं और 10वीं सदी में जो विरूपाक्ष मंदिर बना था वो थोड़ा छोटा था, यानी कि विरूपाक्ष नाम वही है कि विरूपाक्ष मंदिर थोड़ा छोटा, लेकिन कोई और शासक आया उसने भी विरूपाक्ष मंदिर को और निर्माण किया, उसको और बड़ा किया। लेकिन इन लोगों ने, विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने, कृष्णदेव राय ने इस मंदिर को काफी विशाल फैलाया था। तो विरूपाक्ष मंदिर कई शताब्दियों के निर्माण में हुआ है। 9वीं 10वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे बहुत बड़ा बना दिया गया, काफी बड़ा। मुख्य मंदिर के सामने मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। तो इसके एकदम सामने देखोगे मुख्य द्वार के सामने एक मंडप बना हुआ है। अब वो मंडप किसके लिए, कृष्णदेव राय ने बनवाया है वो मंडप राज्यारोहण के लिए। राज्यारोहण मतलब जब भी वो गद्दी पे बैठते हैं ना राजा वगैरह, तो उनका जो राज्यारोहण होता है उसके लिए ये विरूपाक्ष मंदिर के सामने मंडप बना हुआ है जो राज्यारोहण के लिए है। अब यहां से हम लोग देखेंगे मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता है। तो मंदिरों में सभागार भी होते, तो मंदिर के जस्ट सामने तो मंडप। अब मंडप किस लिए, राज्यारोहण के लिए, लेकिन मंदिरों के पास में सभागार भी होते थे। मंदिरों में क्या होते थे, सभागार। उनका सभागारों का अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग होता था। मैं कुछ कार्य बता रहा हूं, जैसे देवी देवताओं की मूर्तियां, संगीत वहां पर कार्यक्रम देखने के लिए रखी जाती थी, और देवी देवताओं के विवाह के उत्सव भी मनाए जाते थे। जैसे अभी पढ़ा ना विरूपाक्ष मंदिर में अभी भी पंपा देवी और ये क्या नाम है इनका, मातृ देवी पंपा देवी और शिव भगवान की जो शादी है, विवाह है, उसकी परंपरा को हर साल आयोजित किया जाता है। तो इन सभागारों में ऐसे ही विवाह के उत्सव, आनंद मनाने और कुछ अन्य प्रयोग, देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए मूर्तियों का प्रयोग होता था, जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से अलग थे। अब हम दूसरा एक और मंदिर पढ़ेंगे जिसका नाम है विट्ठल। क्या नाम है,
विट्ठल मंदिर। अब विट्ठल देवता, विट्ठल भी एक देवता हैं जिनको विष्णु का माना जाता है, विष्णु से जोड़ा जाता है, तो विट्ठल मंदिर भी रोचक है। यहां के प्रमुख देवता का नाम क्या है? विट्ठल। क्या नाम है? विट्ठल। महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु भगवान, इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना और माध्यमों का घोतक है, जिनसे एक सांस्कृतिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। तो यह है विट्ठल देवता, जो विष्णु भगवान के, महाराष्ट्र में जो विष्णु भगवान पूजे जाते हैं उन्हीं का एक रूप है। इनकी पूजा जो शुरू की गई थी वो कर्नाटक में आरंभ की गई थी, उनको अलग अलग परंपराओं से माना जाता है। अब मंदिर परिसरों की जो रथ गलियां होती थी, एक चारित्रिक रथ गलियां जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती थी, इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। तो रथ गलियां बहुत लंबी ऐसे जाती थी जिसके दोनों ओर दुकानें होती थी जहां पर व्यापारी अपना व्यापार करते थे। अब है लास्ट टॉपिक हमारा सेकंड लास्ट, महलों, मंदिरों और बाजारों का अंकन करेंगे। तो महल, हमने विजयनगर के विषय में भंडार का विश्लेषण किया, इतना सारा विजयनगर के बारे में हमने जाना है। जो नक्शे, फोटोग्राफ, संरचनाओं के खड़े रेखाचित्र, मूर्तियां, इन सब से हमने इन सबको कैसे खोज निकाला। तो सबसे पहले तो आपको नाम याद होगा, पहली वीडियो में मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में उस समय कार्यरत था, उसने कुछ अभिलेख इकट्ठे किए, मूर्ति कला से जुड़ी जानकारी इकट्ठी की, तो इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की। लेकिन सबसे पहले 1976 में, कब? 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिल गई। अब इसे मान्यता मिल गई है 1976 में, किसके रूप में? राष्ट्रीय महत्व में। तो अब इसकी खोज हो जाएगी तेज, इसके साक्ष्य जुटाने हो जाएंगे तेज, क्योंकि 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता दे दी गई कि इसका राष्ट्रीय महत्व है। इसी को देखते हैं 1980 में, 1980 के दशक के आरंभ में अलग अलग अभिलेख प्रयोग से, गहन सर्वेक्षणों से, माध्यमों से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों को बहुत सूक्ष्मता से इकट्ठा किया गया और लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य किया। अब संरक्षित करने का भी एक तरीका है, इन्होंने पूरे विजयनगर जो राजधानी उसको 25 वर्गाकार भागों में बांट लिया, 25 वर्गाकार भागों में। अब 25 वर्गाकार भागों में बंटने के बाद भी फिर एक एक पार्ट को और 25 वर्गाकार भागों में बांटा, फिर उसके बाद और 25 वर्गाकार। जैसे एक एग्जांपल भारत है, भारत को पूरा एक विजयनगर मान लेते तो वो पहले राज्यों में बटा, तो राज्यों का सूक्ष्म अध्ययन करना, वैसे ही राज्यों में बटा तो 25, ऐसे ही विजयनगर को 25 जगहों में बांट लिया। फिर राज्य जिलों में बटे तो फिर जो 25 और जिले भाग थे उनको और 25 भागों में बांट के उसका गहन सर्वेक्षण किया, जिससे रास्तों, बाजारों, सड़कों आदि को अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सके। इन सभी की स्थिति की पहचान स्तंभ आधारों, मंचों के माध्यम से की गई। एक समय जो बाजार जीवित थे उनका बस अब कुछ ही बचा हुआ अवशेष बचे हैं। अब दो नाम है यहां पर, एक नाम है जॉन एम फिट्ज, जॉर्ज मिशेल, 3 है एम एस नागराज राव। जॉन एम फिट्ज, जॉर्ज मिशेल, एम एस नागराज रॉय। तो क्या नाम है? जॉन एम फिट्ज, जॉर्ज मिशेल, एम एस नागराज राय, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया। कहां? विजयनगर में। उन्होंने लिखा है कि विजयनगर के स्मारक अपने अध्ययन में नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे जो पिलर हमने देखे थे लकड़ी के बने होते थे, तो लकड़ी तो नष्ट हो चुकी है, लेकिन उसके अलावा जो भीतरी छत, लटकते हुए छज्जे, अंदरूनी भाग, मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है जो प्लास्टर से सजाए गए चटकीले रंगों से चित्रित थी। हालांकि लकड़ी की संरचना अब नहीं है, क्योंकि लकड़ी की संरचना अब अस्तित्व में नहीं है, वो खत्म हो गई है। लेकिन पुराने जो छज्जे टूटे हुए, लटकते हुए दिखते तो उससे इसके बहुत सारे अब चीजें मिली हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है उत्तरों की खोज में प्रश्न। अब हम देखेंगे सुरक्षित भवन हमें इन त्रिकों के विषय में बताते हैं, जो भी सुरक्षित चीजें बची हैं। जैसे अभी हमने एक नहर पढ़ी थी पीछे वाली वीडियो में, हरिहर नहर, तो और यहाँ पे हमने ये मंदिर है पंपा देवी के, विरूपाक्ष मंदिर, ये चीजें सुरक्षित हैं, अभी भी इनकी व्यवस्थित किया गया और उन्हें प्रयोग में लाया गया। हमें यह भी बताते हैं कि वस्तुओं और तकनीकों से उसका निर्माण किया गया। उदाहरण के लिए किसी शहर की किलेबंदी अध्ययन से हम उसकी प्रतिक्षण आवश्यकता और सामरिक तैयारी को समझ सकते हैं। यदि हम उनकी स्थानों और भवनों से तुलना करें तो भवन हमारे विचारों में फैलाव और सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में भी बताते हैं कि सांस्कृतिक रूप से भवन कितनी दूर दूर तक फैले हुए थे। तो ये चैप्टर है हमारा 7 क्लास 12th का। अभी इसको मैंने 3 पार्ट में खत्म किया है।
अब मैं जब भी अगली वीडियो डालूंगा चैप्टर किसी भी इससे क्लास 12 की हिस्ट्री की, तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है और समझ आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। तो नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।